हेलो एवन, माई सेल्फ अंकुर सिंह। आई एम एन आईसीएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में आने वाले दिनों में कैसा मूव हो सकता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव कर सकता है। उसका मार्केट अच्छा खासा गया भी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके बाद हमारा ग्लोबल के उससे ज्यादा कुछ इशू हुआ नहीं। और पिछले 6 से 7 दिनों में हमारा जितना भी मार्केट मूव किया वो सारे हमारे डोमेस्टिक क्रूज पे मूव किया। डोमेस्टिक क्रूज में हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था? इंडिया पाक वार। अब इंडिया पाक वार का जो टेंशन बन रहा था वो 22 अप्रैल जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से हमारा इंडिया पाक का सिचुएशन खराब होते जा रहा था। हमें लग रहा था इंडिया कब अटैक करेगा, कब अटैक करेगा। और फाइनली उसने 7 मई को इंडिया ने अटैक कर दिया। अब 7 मई को जो अटैक किया इंडिया ने, वो अटैक करना तो हमारा लाजमी था, वो तो बनता है। क्यों भाई, हम अटैक करेंगे। और जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है करंट में, वो तो लोगों को एक्सपेक्टेशन भी था उससे कि अगर उन्होंने हमारे जो भी 26 लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा है, उन लोगों पे अगर मारा है तो वो गवर्नमेंट उसका एक्शन लेगी ही लेगी। क्योंकि उससे पहले भी आप देखेंगे तो चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या उससे पहले आपका जो भी अटैक हुए उसका गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बदला लिया। चाहे एयर स्ट्राइक हो या जो भी हो आपका, उन्होंने किया है। ओके बाद तब इसके बाद में पहलगाम जो कर दिया तो उसमें हमको लेना ही था। लेकिन इस बार हमने आपको पहले ही ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि इस बार इंडिया फुल फ्लैश वार नहीं करेगा, क्योंकि फुल फ्लैश वार करने की सिचुएशन में हम है भी नहीं। और फुल फ्लैश वार करना किसी भी कंट्री के लिए लाजमी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप वार करते हैं, कोई भी कंट्री अगर वार में जाता है तो वार के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और खासकर अगर कोई ऐसा कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, जो वो लगातार अपने आप को इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है और वर्ल्ड में तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर आप उसमें वर्ल्ड फुल फ्लैश वार किसी कंट्री के साथ जाएंगे तो फिर आपका इकोनॉमी स्लो हो जाएगा और आपका जो ग्रोथ है उस पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं रह जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से वार नहीं किया। और हमने भी बोला था कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से वार नहीं करे। गवर्नमेंट केवल जो जो टेररिस्ट इसमें शामिल थे, जो उनका पाकिस्तानी कनेक्शन मिला, जो पाकिस्तान में आप देखते हैं 2000 हमारा 8 में जो अटैक हुआ था, जिसमें चाहे चाहे वो जैश हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे जो भी हो, उनके जहाँ पे जो टेरर ग्रुप है उनका जो भी कैंप था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंडिया ने उसी के बिहाफ पे उन्होंने 9 टेररिस्ट कैंप को इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया। और उसके उसी के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने 9 स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक के थ्रू उन्होंने फिनिश किया। उसके बाद उन्होंने उसमें से गवर्नमेंट ने बोला ऑलमोस्ट हमने 100 आतंकियों को मारा। उसमें से कुछ टॉप लीडर थे, चाहे आपका मसूद अजहर या उसमें उनके कई सारे रिलेटिव हैं, वो सारे ऑलरेडी खत्म कर दिए। इंडिया ने उसको खत्म कर दिया। अब उसको खत्म करने के बाद में बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान में अब अगर कोई इंडिया कभी भी उस पर अटैक करता है, अब पाकिस्तान का चाहे आप आर्मी हो या आपका टेररिस्ट हो, दोनों को आप दोनों में ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आप जब देखेंगे, जब इंडिया ने 9 टेररिस्ट कैंप को फिनिश किया रात को एयर स्ट्राइक करके, तो आप देखेंगे उसमें जो बड़े बड़े उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, तो उसमें चाहे उनका बहुत सारा मदरसे हो, सुबहान अल्लाह कुछ नाम था उसका, मरकज सुबहान अल्लाह, उसमें कई सारे थे, तो उन्होंने उसको कैंप को फिनिश किया। लेकिन जब कैंप को फिनिश किया, अगर वहां पे वो केवल आतंकवादी रहते हैं, तो आतंकवादी के जब जनाजे निकल रहे हैं, मतलब जब उनका लास्ट, चाहे हमारे यहाँ जो बोलते हैं हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो उनके यहाँ जब वो फंक्शन हुआ तो उसमें भाई कौन जा रहा है? आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री के टॉप लीडर्स आ रहे हैं। टॉप लीडर बोले तो चाहे उनके जनरल हो, चाहे आपको उनके चाहे जो भी ऑफिसर्स हो मिलिट्री के, वो जा रहे हैं उनको बेसिकली देने लास्ट अंतिम अंतिम यात्रा में। उनको जाके आप वहां पे श्रद्धांजलि दे रहे हो, क्या कर रहे हो? और वहां पे उनको जो भी आतंकवादी मरे उनको आप पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के आप उनको दफनाने जा रहे हैं। ओके, तो ये एक आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी आर्मी और उनके टेररिस्ट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और आप अगर ये चीज देखेंगे तो यहाँ पे जो भी इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे 80% गवर्नमेंट को केवल सेना चलाती है। और सेना आप देखेंगे तो उनकी गवर्नमेंट की ही नहीं सुनती है। गवर्नमेंट की नहीं सुनती है, इस वजह से ही जब भी तख्ता पलट होता है तो जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बेसिकली किसके किसके इशारे पे चलता है? सेना के इशारे पे। अगर सेना के इशारे पे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा पाकिस्तान में, तो वो क्या हो जाएगा कि सेना जो है वहां पे तख्ता पलट देगी और वो अपना शासन ला देगी। इसलिए आप देखेंगे तो इसके बाद जब उन्होंने इंडिया ने अटैक कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स पे उन्होंने बेसिकली ड्रोन अटैक किया। ड्रोन अटैक के साथ कई सारे मिसाइल अटैक किए। लेकिन हमारे पास तो S-400 है, और S-400 की वजह से हमारे यहाँ पे इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ होगा कुछ, आप चाहे जम्मू में या फिरोजपुर में या पंजाब में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी डिफेंस सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। चाहे वो आपका एयर स्ट्राइक उन्होंने जो भी किया हो, चाहे वो आपका ड्रोन से स्ट्राइक कर रहे हैं या आपको मिसाइल से कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इफेक्ट हमारे पे नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी एयर एयरफोर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है। उन्होंने इसका पूरा भरपूर जवाब भी दिया है। तो इसके जब इन्होंने फिर से ड्रोन लॉन्च करने शुरू किया, ड्रोन हमारे यहाँ पे ड्रोन अटैक करना शुरू किया, तो इसके जवाब में इंडिया ने फिर से देखा कि भाई जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसके बाद में इंडिया ने उनके ऑलमोस्ट 10 से 11 एयरबेस को उन्होंने तबाह कर दिया। 10 से 11 एयरबेस, क्या एयरबेस जहां से उनके फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, या जो उनके
फाइटर जेट के साथ साथ उनके चाहे रावलपिंडी एयरबेस हो, रावलपिंडी मतलब जितने पाकिस्तान के पंजाब से रिलेटेड एरियाज है जहां पे उनका ज्यादातर मिलिट्री के आइटम्स होते हैं, जो मिलिट्री कैंप्स होते हैं, वो सारे को इंडिया ने तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद में पाकिस्तान गुस्से में आ गया। गुस्से में आप देखेंगे तो जब इंडिया ने उनके 10 से 11 एयरबेस को एयरबेस पे स्ट्राइक की ना, तो एयरबेस पे स्ट्राइक करने में जो उनका कुछ न्यूक्लियर का प्लांट था अराउंड रावलपिंडी में, तो रावलपिंडी में जो उनका प्लांट था वहां पे कहीं पे उसमें भी थोड़ा सा कुछ हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से कुछ रेडियो एक्टिव वहां से भी रेडिएशंस निकल रहे थे। उस रेडिएशन को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को बेसिकली यूएस से आउटपुट आया। यूएस की इंटेल एजेंसी ने बेसिकली अपने सीआईए ने इनको बताया ट्रम्प को। तो ट्रम्प ने इंडिया से बात की और पाकिस्तान से बात की कि भाई आपने जो अटैक किया है अपने रिस्पॉन्स में, वहां से उसको कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से रेडिएशन निकल रहा है। अगर ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको देखते हुए इंडियन इसकी प्रॉब्लम को देखते हुए इसीलिए वहां पे जाके इन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने तो बोला ठीक है, हम सीज फायर कर लेंगे। और बेसिकली इसको सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान की साइड से ही बार बार इंडिया को कॉल्स आ रहे थे, और फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों डीजी ने बेसिकली बात की, और बात करने के बाद में ये मैटर को सुलझा लिया कि ठीक है भाई, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आगे से आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर इंडिया में होता है तो वो एज अ एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स हम आपको वार के रूप में ही देंगे। ये आप ध्यान रख के चलना। और साथ ही साथ इसके बाद से पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद से जो भी एक्टिविटी हुई है उसका आप देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया उसको अभी तक कोई भी डिसीजन को गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। चाहे वो आपका यहाँ पे सिंधु जल समझौता हो, या आपको जितने भी वीजा जो भी पाकिस्तान के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको सब जाने की बात हो, उनको भी बोला है कि आप इतनी जल्दी नेक्स्ट आदेश तक आपको ये देश छोड़ना है, तो वो सब भी एक्टिविटी जारी रहेगी। मतलब जो जो इंडिया ने डिसीजन लिया है वो तो आप ऑलमोस्ट ओपन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। साथ में यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हम आपको कश्मीर मुद्दे पे हम आपको समझौता का, तो इंडिया ने सीधा सीधा मना करते वो हमारा बाइलेटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान का, जब तक हमारा POK को रिटर्न नहीं मिला तक उस पर कोई बात नहीं करने वाले। और आगे से पाकिस्तान कभी भी हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसको उसी मोड में जवाब देंगे, और हम जो अभी हमारा मोड है, जिस मोड में हम आपको अभी अभी हमने रिस्पॉन्स किया, सेम मोड हमारा आगे के लिए भी ऑन रहेगा। तो आप इसमें कभी भी गलती ये मत करिएगा कि हम वैसा अटैक नहीं कर सकते हैं। ओके। और इसमें आप देखेंगे जब हमारा सीज फायर का जब इन्होंने ऐलान कर दिया इंडिया पाकिस्तान ने, तो उसके बाद हमारा देखोगे तो चाइना भी इसके पीछे आ गया। अब जो चाइना को हम डिटेल देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ लोगों का हमारे यहाँ पे मानना था कि भाई सीज फायर की वजह से इंडिया को सीज फायर नहीं करना चाहिए और इंडिया को ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। तो भाई सीज फायर नहीं करना चाहिए, इंडिया को फुल फ्लैश वॉर करना चाहिए। तो मैंने आपको इसका डिटेल नॉलेज दे दिया कि भाई अगर हम इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी तक पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, और हम अपनी ग्रोथ पे लगातार फोकस करें, और हमारा जो मेन उससे उद्देश्य था हमारे ऊपर, हमारा मेन उद्देश्य था कि हम पाकिस्तान के ऊपर वार करना नहीं, कि पाकिस्तान के हमला करके पूरी तरह पाकिस्तान को खत्म करना। हमारा मकसद केवल ये था कि हमारे जो टेररिस्ट को ने हमारे यहाँ अटैक किया उनके पूरे अड्डे को तबाह करना और खत्म करना था, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें बेसिकली मिल गया था। तो इसलिए हमें फुल फ्लैश हम वार नहीं चाहते थे। और कुछ लोग जो बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन करके बहुत गलत किया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या था, मोदी गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा हो गई थी कि भाई आप फिनिश करके इस बार POK ही ले लो। तो जब आपकी अपॉर्चुनिटी, जब आपका किसी चीज से एक्सपेक्टेशन हो जाता है, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, तो आपको निराशा होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जब आपका रिजल्ट आता है किसी स्टॉक का, तो रिजल्ट का अगर एस्टिमेट के बराबर आया तो भाई ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब स्टॉक उतना भागेगा नहीं, लेकिन एस्टिमेट से ज्यादा आया तो वो स्टॉक और तेज जाएगा, लेकिन अगर एस्टिमेट से कम आया तो स्टॉक क्या होगा, फॉल कर जाएगा। तो वही अभी हमारा जो नॉर्मल हमारी जनता है वो बेसिकली मोदी गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी, तो एक्सपेक्टेशन को क्या कि पाकिस्तान को खत्म करके हम मतलब POK ले लेंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वो सब नहीं हुआ। लेकिन आप ये मान के चलो कि आगे अगर कभी वार होता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से पाकिस्तान को फिनिश करने के लिए तैयार है। तो ये आपको ये ध्यान देना कि इसकी वजह से अब जैसे ही सीज फायर का नाम है, इसके बाद फिर चाइना भी इसके पीछे आ गया। अब चाइना का जो यहाँ पे स्टैंड था, चाइना इसके पहले उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की थी, लेकिन पहलगाम हमले की निंदा करने के साथ साथ करने के बाद उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को पीछे से हथियार भी दिए। लेकिन अब चाइना पूरी तरीके से फ्लैश वार में उतर नहीं सकता, क्योंकि भाई उसको उसकी जो प्रॉब्लम है इस टाइम कि ऑलरेडी यूएस ने उस पर बहुत बड़ा टैरिफ मार रखा है। तो यूएस जो चाइना है उसका जो इकोनॉमी चलता है वो बेसिकली पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, वाला जो वो ज्यादातर अपना एक्सपोर्ट यूएस को ही करते थे, तो यूएस ने उस पर बैन लगा ही रखा है। तो वो अब अगर वो बैन लगा रखा है तो वो इंडिया से भी बड़ी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमिंग मार्केट आप देखो तो चाइना का जितना ज्यादा आइटम वो सब हमारे यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि आप कुछ भी देखो, चाहे मोबाइल हो चाहे घड़ी, कुछ भी चीजें उठा लो आप, सब कुछ आपको मेड इन चाइना
हमारे यहाँ मिलती है, बट हम अभी धीरे धीरे अपने हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो बहुत चीजें हम मेड इन इंडिया बनाने लगे, लेकिन हम अभी इतने कैपेबल नहीं हुए कि हम पूरी तरीके से अपने इस पे डिपेंडेबल हो जाए कि हम सब कुछ अपनी लोकल चीजें ही यूज करेंगे। हमें चाइना से अभी लेना ही पड़ेगा, इसलिए चाइना उस टाइम तक तो नहीं बोला, लेकिन जैसे हमने सीज फायर का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, वो बोलने आ गया कि पाकिस्तान के पीछे हम खड़े हैं, हम उसकी सोसाइटी मतलब उसके समुदाय में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फिर हम भी जवाब देंगे। तो अगर इसलिए चाइना तब तक चुप था, और चाइना ये भी चाहता है कि इंडिया को हम जानबूझ के वार में उलझा के रखे, क्योंकि जो ट्रम्प और जो चाइना का इशू चल रहा है उसमें किसी को अगर फायदा होने वाला है तो उसको फायदा किसको होगा? इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि अगर उस पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसका ऑप्शन उनको ढूंढना पड़ेगा, और वो ऑप्शन ढूंढने के लिए वो कहाँ आएंगे? इंडिया आएंगे, क्योंकि भाई इंडिया में भी सस्ते लेबर मिलते हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी अब थोड़ा चेंज हो रही है, हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिससे जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आपका एप्पल हो चाहे नाइकी हो, बहुत सी कंपनियां जो वहां पे अपने मैन्युफैक्चरिंग उनके सेंटर थे वो उसको चाइना से हटा के इंडिया शिफ्ट करने की बातें कर रहा है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान में वार चलता रहेगा तो ये थोड़ा सा एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है, और सिक्योरिटी कंसर्न बनने के बाद में कोई भी कंपनी जो होती है वो उस देश में आना नहीं चाहती। अगर वो उस देश में आना नहीं चाहती तो हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, ये आगे चल के हमारे लिए मार्केट के लिए फिर थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए भी चाइना चाह रहा था कि ये मैटर चलता रहे, इसलिए उन्होंने सीज फायर के बाद बोला, पहले नहीं बोला। पहले बोलता तो क्या होता कि इंडिया, हमारे यहाँ के लोग ऑलरेडी राष्ट्रवादी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर अगर हमारे देश पे कुछ बात आती है तो हम सीधा सा भाई हम सबको कट करना शुरू कर दें। जैसे आप टर्की की बात कर लो, टर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन दिए थे, तो अब हमारे यहाँ पे न्यूज आ रही कि भाई अब टर्की में जो भी हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, अजबेकिस्तान में जाते हैं, वो सारा हम कट करेंगे, वो सारा हम बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने भी उस पर थोड़ा ध्यान दिया। इसलिए अगर चाइना पहले बोलता खुलेआम तो चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट है उस पर भी इंडिया बैन लगाता, और हमारे यहाँ पे लोग खुद ही उसको बंद कर देते खरीदना। ओके, तो इसलिए उन्होंने पहले नहीं बोला, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। लेकिन जब उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया तो आप ये मान के चलो कि इससे आने वाले ईयर में, आने वाले बजट में गवर्नमेंट अपनी डिफेंस पावर को और भी मजबूत करेगा। अभी इस डिफेंस जो अभी ऑपरेशन सिंदूर दिखा, इसके तहत हमने क्या अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखाई, टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपनी डिफेंस पावर भी दिखाई। हमने तीनों सेनाओं की, चाहे हमारी नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, कोई को हमने तीनों की अपनी पावर दिखाई वर्ल्ड को कि भाई हम अपनी रक्षा करने के साथ साथ किसी ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसको भी जवाब देना जानते हैं, और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिखा दिया। तो आने वाले टाइम में इंडिया, अगर चाइना भी हमारे साथ अटैक पे आता है, कभी हमारा उसके साथ वार होता है, तो उसके लिए भी अब गवर्नमेंट तैयार होगी। तो आने वाले टाइम में आपको डिफेंस बजट बढ़ते हुए दिख सकता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। तो आपको डिफेंस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है तो आप वहां पे भी उसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि बजट में अब गवर्नमेंट इस पे बहुत सारा बजट देगा, चाहे वो आपको एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आपको नई मिसाइल्स हो, या कुछ भी हो, ये सारा आपको फोकस यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। अब हमारे पास एक तो हमारा मेन इशू था, क्योंकि हमारा जो मार्केट गिरा था फ्राइडे को, वो इसकी रीजन की वजह से किया था। अगर आपको निफ्टी देखें तो निफ्टी क्या ऊपर से उस दिन खुला बहुत नीचे था, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कहाँ खुला था? ऑलमोस्ट 23,935 के बाद, लेकिन 23,935 से मार्केट कहाँ बंद हुआ? 24,000 के आसपास बंद हुआ। मतलब मार्केट को तो ये मालूम था कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन उसका रिकवरी भी आ गई। लेकिन इसका क्या किसी को अंदेशा था? किसी को क्या ये समझ में आ रहा था? तो लेकिन ये समझ में किसी ना किसी बड़े प्लेयर को तो आ रहा था। अगर आप बड़े प्लेयर की बात करें तो इससे पहले हमारे यहाँ पे एक चीज और भी हुआ था, और वो हुआ था इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली अगर हम देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा काफी टाइम से चल रहा था, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें तो ये हमारा जनवरी 2022 से चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 3 सालों से ये चल रहा था। 3 सालों में जब से हमने ये टॉक शुरू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तब से हम 3 साल से लगातार हमारा इंडिया और यूके का ये ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है कि भाई हम जो भी चाहे यूएस से कुछ, यूके से कुछ चीज इंपोर्ट की जाए यहाँ पे, या यहाँ से कुछ चीजें वहां जाए, तो इसमें ज्यादातर चीजों पे जो हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जो भी हम टैरिफ लगाते हैं, उसको हम रिड्यूस कर दे, ताकि हमारे और यूके और इंडिया का जो सामान है वो अच्छे तरीके से इनके बीच में ट्रेड हो सके। अगर हमको, क्योंकि आप देखेंगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज है ज्यादातर वो चाइना का आइटम यूज करते थे, और चाइना के आइटम पे अब लोगों को यूज करते करते अगर आप देखेंगे तो उन पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। अगर उनका भरोसा उठ चुका है तो आप मान के चलो कि वर्ल्ड में वो अदर कोई ऑप्शन ढूंढ रहे जहां से हमें अच्छा चीज मिले और कम प्राइस में भी मिले। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया, चाइना को छोड़ के तो दूसरा इंडिया ही वर्ल्ड में ऑप्शन है जो सस्ती चीजें प्रोवाइड कर सकता है और क्वालिटी के साथ में। ओके, तो अब आप जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं फनी मोड में, तो आप देख लीजिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो H9 था, वो कैसा इंडिया ने उड़ा दिया, तबाह कर दिया।
ठीक है, तो अब उसका चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, चाइना के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी आपका, अगर आप कंपैरिजन करें S-400 जैसा जो हमने रसिया से लिया था, तो उनकी क्वालिटी अदर कंट्रीज का ज्यादा बेटर है एज कंपैरिजन चाइना। तो इसलिए अभी क्या, जो भी आइटम चाइना प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को, वर्ल्ड ने यूज कर लिया। वो चीजें खराब है, मतलब सस्ता तो है लेकिन खराब है। अगर लेकिन एक आदमी का, अगर आप ब्रांड में जाएंगे, कुछ लोगों का आदत होती है, हैबिट होती है कि भाई हमको अच्छा चीज चाहिए, थोड़ा महंगा होगा चलेगा। इसलिए अब वर्ल्ड चाइना से मूव करके इंडिया की ओर देख रहा है। इसलिए हमारा ये जो ट्रेड हुआ है यूएस और यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये काफी सारा चल सकता है। इसके तहत इंडिया ने 85 से 90% जो भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाएंगी उस पे क्या टैरिफ हमने जीरो करने पे दोनों कंट्रीज मान गई है ऑलमोस्ट। अब इससे कौन कौन सी सेक्टर को फायदा होगा, तो आपको मैं अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारा फायदा किसको होगा, और अगर अभी हमने जो देखा कि जो हमारा जो प्रेजेंट में यूके को हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब इस ट्रेड डील से हमारा जो प्रेजेंट में बायलेटरल ट्रेड है वो 60 USD बिलियन का, मतलब $60 बिलियन का जो अभी ट्रेड है, इसको 2030 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब 5 साल में इसको बढ़ा के डबल करने की उम्मीद है, मतलब $120 बिलियन का करने की इसको उम्मीद है। ओके, तो अब इसको अगर आप देखेंगे तो इससे कौन कौन से सेक्टर को प्रॉफिट होगा। नंबर वन, अगर मैं आपको नॉर्मली दिखाऊं तो इस सेक्टर से सबसे ज्यादा हमारा जो प्रॉफिट है वो टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल, साथ में आपको फुटवियर, जेम्स, ज्वेलरी, बेस मेटल, और आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आपको इसमें ध्यान देना है तो देखो, ये 6 मई को बेसिकली न्यूज आया था, 6 मई से जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो इस पे मार्केट ने ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसलिए अगर आपको टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास में, मेरे पास भी कुछ लिस्ट था, अगर मैं आपको उसमें लिस्ट में दिखाऊं तो आपको इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको टेक्सटाइल स्टॉक में जिसका रिजल्ट आ चुका है इस सेक्टर, इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, अगर उसका रिजल्ट आ चुका है, अगर उसका रिजल्ट ऑल टाइम हाई के पास में है, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा है, आया है, तो आप उस चीजों पे एक बार नजरें बना के रख सकते हैं। जैसे आप केपीआर मिल देखो, तो इन्होंने ऑलरेडी 6 मई से, जब से यूएस यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तब से स्टॉक भाग रहा है। मतलब इसका मार्केट के हमारा जो प्रॉब्लम हुआ उस पर कोई भी इस पे फोकस नहीं है, मतलब उन्होंने, आप देखेंगे तो कोई भी इसका, इससे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। साथ में आप देखेंगे तो वेल्सपन इंडिया, इस पे भी, ये भी कंपनी काम करती है, ये भी आप टेक्सटाइल सेक्टर के, तो ये भी देखो 3 दिनों से लगातार चल रहा है, मतलब ये ऑलरेडी रिएक्शन दे रहे हैं। तो अगर ये अगेन मूविंग एवरेज के पास आते हैं, इनका रिजल्ट अच्छा आ चुका है मार्च में, तो आप इस पे भी नजरें बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे स्टॉक है, अरविंद, अरविंद वगैरह, इनका चार्ट आप देखेंगे तो ये भी अभी बुलिश लगते हुए दिख रहा है। आप देखेंगे तो इनका राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल यहाँ से बनते हुए दिख रहा है, और मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा वैल्यूम बिल्डअप भी हुआ है। तो आपको ये टेक्सटाइल सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब टेक्सटाइल की बात अगर आप जाओ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जैसे आपका टाटा मोटर देख लो या मदरसन सुमी देख लो, ये सारी कंपनियां क्या यूके में काम करती है। लेकिन यूके में काम करने के साथ साथ अगर यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो आप मान के चलो कि वो चीजें जो उनकी फैक्ट्रियां वहां है, वो फैक्ट्री अगर वो इंडिया में लगाते हैं तो यहाँ पे उनको सस्ते लेबर मिल जाएंगे, फिर यहाँ से वो चीजें ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, फ्री में मिल रहा है, तो ये सारी कंपनी, जो हमारी लोकल कंपनी जो ऑटो पार्ट्स प्रोवाइड करती है, उन पे भी आपको नजरें बना के रखना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बात करूं तो टाटा मोटर ने कुछ टाइम पहले, अगर आप देखेंगे, यूएस को अपना जो जीएलआर है उसको बंद कर दिया था, उनको बेसिकली एक्सपोर्ट करना। लेकिन आप देखेंगे तो फिर से उन्होंने ये इशू कर दिया कि भाई उनका यूएस और यूके का भी कुछ ट्रेड डील हो गया है। तो ट्रेड डील होने की वजह से जो जीएलआर है जो यूके में बनता था बेसिकली टाटा मोटर का, तो टाटा मोटर से फिर से सप्लाई करना शुरू कर दिया बेसिकली ऑप्शन में। लेकिन हम ऑप्शन वाले स्टॉक को ज्यादा ध्यान देते नहीं, लेकिन फिर भी आप इस पे नजरें थोड़ा सा बना रख सकते हैं। अगर आपको अपना ट्रेड करना है तो अपने हिसाब से इस पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी चार्ट अभी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, चार्ट इसका भी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ऑटो इंसल्ले में किसी भी पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अगर जेम्स और ज्वेलरी में जाएंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उस पर क्या, जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर आप देखें तो ऑलरेडी इंडिया में तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे गोल्डियम है या आपको कल्याण ज्वेलर, ये सब पे भी आप फोकस बन सकते हैं। अगर आपको वहां पे कोई भी स्टॉक में आपको तब एंट्री करना है स्विंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जब उसका चार्ट बुलिश हो जाए, अदरवाइज आपको वहां पे कोई मोमेंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखना या मिड टर्म के लिए रखना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे वाइन्स, वाइन्स बोले तो ऑटो, आपको वाइन्स मतलब जो आपको वाइन्स वगैरह हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, या आपको जो यूके में बनती है, अब यूके में तो सब लोग विस्की वगैरह यूज करते हैं, विस्की दारू जो भी सब लोग यूज करते हैं। तो वहाँ के कुछ ब्रांडेड कंपनियां जो इंडिया में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इंडिया उस पर 150% का टैरिफ लगाता था, 150% की ड्यूटी लगाता था, तो वो सारी चीजें भी अब सस्ती होगी, और इंडिया में कुछ यूके के जो ब्रांड है वो यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे। और कुछ यहाँ की भी कंपनियां जो सस्ती वाइन्स वगैरह बनाती है, वो वहां पे भी जाके फोकस वहां पे बेच सकती है, क्योंकि उनको भी सस्ता चाहिए। तो भाई यहाँ की कंपनियां भी वहां एक्सपोर्ट करेंगी, तो आपको थोड़ा सा वाइन्स वाले, एल्कोहल सेक्टर में भी थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो
अब हमें, ये तो मैंने आपको सेक्टर ओवरव्यू बता दिया। अब ओवरव्यू के बाद अभी कुछ हम मुझे न्यूज आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है लोगों को, भाई सर जी कुछ जगह ब्लैकआउट फिर से हो रहा है। तो ब्लैकआउट अभी मैंने जो देखा जैसलमेर में, राजस्थान में, पंजाब में कुछ हुआ, लेकिन वो केवल मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हो रहा है, मतलब कुछ अपने कुछ देखना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो रात को। तो उन्होंने अपने केवल सिचुएशन के लिए रखा है कि गवर्नमेंट ने आदेश दिया, उनका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, उन्होंने आदेश दिया कि भाई हम अपने सावधानी के लिए केवल ब्लैकआउट कर रहे हैं रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। वो ऑटोमेटिक, अगर आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो आपका मंडे से सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको ये नहीं लगता, अभी अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो अभी जस्ट सेना का ब्रीफिंग हो रहा था, तो अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम उसको सेम मोड में जवाब देंगे। तो आप मान के चलो कि अब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा इंडिया पाक का इशू, अब इस पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर मैं आपको यहाँ से निफ्टी का व्यू बताऊं कि मार्केट अब यहां से क्या हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया। अब अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो हमारा चल क्या रहा है मार्केट में, अगर आप देखें तो हमारा जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट, क्या अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी के जितने रिजल्ट आ रहे हैं ऑलमोस्ट आपका, अगर आप 70% कंपनी को देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो यही कंसर्न प्रॉब्लम था एफआईआईस के लिए। एफआईआईस को ये कंसर्न था कि भाई इंडियन कंपनीज का रिजल्ट कैसा आएगा, हमारा जो अर्निंग सीजन है वो कैसा जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, इसलिए आप देखेंगे तो एफआईआईस की बाइंग आना भी शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। ओके, अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आरबीआई का जो इशू था, आरबीआई ने बैंक में ऑलरेडी अच्छी खासी लिक्विडिटी डाली और लगातार उन्होंने बोला कि हम आगे अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी भी लिक्विडिटी चाहिए, तो हम हमेशा रेडी हैं उसके लिए। अब आरबीआई का जो नेक्स्ट मीट है वो बेसिकली जून में है, जून में 6 से 7 तारीख के बीच में है, तो अभी 1 महीने है उसके लिए, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी का चार्ट क्या, जो पहले डाउन ट्रेंड में था वो ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा, और ट्रेंड चेंज होने के बाद में अगर हम देखें तो निफ्टी का यहां से अच्छा खासा मार्केट गया, फिर आप देखेंगे ऊपर, अब यहाँ पे सपोर्ट लेते हो। अब इसके बाद ये निफ्टी यहाँ से मूव करते हुए आपको ऐसा एक बार जा सकता है सपोर्ट लेके। अगर आप देखो पहले ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड मतलब लगातार लोअर लोस लोअर हाइस बना रहा है, लेकिन अब ये निफ्टी क्या अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में क्या है, निफ्टी का जो मेन सपोर्ट एरिया है वो 23,800 के पास। अगर 23,800 का लेवल निफ्टी ब्रेक करके क्लोज दे देता है 23,700 23,650 के आसपास, तो आपको यहाँ से फिर बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो गैप है हमारा ऑलमोस्ट 22,900 से लेकर के 23,100 के बीच में, ये फिल कर सकता है निफ्टी। फिर यहाँ पे अच्छा खासा फॉल, अब इसके लिए कोई बड़ा रीजन आए या कुछ फिर से पाकिस्तान कुछ करता है तो फिर ये आएगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से जो हुआ ये निफ्टी फिर से यहाँ मूव करके हुए आप ऊपर जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो एफआईआईएस लगातार कितने दिनों से बाई कर रहा था, 15 दिन से लगातार एफआईआईएस बाई कर रहा था, लेकिन उन्होंने फ्राइडे को सेल किया। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3700 का उन्होंने सेल किया है, 3700 करोड़ का आसपास। तो वो उन्होंने इसलिए किया कि भाई उनको मालूम लग रहा था कि इंडिया पाक का सिचुएशन कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन उनको ये मालूम था कि भाई अगर इंडिया पाक का इशू होता है तो इंडिया ऑलरेडी उस पर भारी पड़ने वाला, इंडिया को ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भी इंडिया ने भी 2-3 दिनों में ये मैटर सुलझा दिया। तो एफआईआईएस का ये जो सेलिंग था फ्राइडे को, मुझे लगता है केवल ये नॉर्मल एक सिचुएशन की वजह से था, फिर से हमें बाइंग आते हुए दिखेगी। और अगर निफ्टी इस बार 24,800 को ब्रेक करता है, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखें इससे बड़ा एक यहाँ पे सेलिंग जोन था, अगर ये ब्रेक कर, इसको अगर ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर हमें एक बार अगेन 26,000 तक के लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और हमारा जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, ये रिजल्ट सीजन पूरे मई तक चलेगा, क्योंकि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट होता है, इसमें पूरे क्वार्टर 4 के रिजल्ट में पूरे ईयरली का होता है, ईयर का होता है, तो ये थोड़ा सा 15 तारीख तक ना चल के ये पूरा आप मान के चलो कि 30 मई तक चलेगा। लेकिन जो मेन मेन कंपनी है उसका रिजल्ट आपको 7 से 8 दिन में आते हुए दिख जाएंगे। फिर जो छोटी मोटी कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप की, वहां पे आपको वो आते रहेंगे, उससे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको निफ्टी में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है 23,800 को, तभी हमें एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट है। अदरवाइज आपको जो स्विंग पोजीशन है आप इसको बना के रख सकते हैं, और आपको इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना। अगर इसके ऊपर जाता है 24,800 के आसपास, जो हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो फिर यहाँ से आपको एक शार्प बुल रन मार्केट में आते हुए दिख सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि जो ट्रम्प का 90 डेज का टैरिफ पॉज था, वो टैरिफ पॉज जब तक है जून जुलाई तक है, लेकिन वो जून जुलाई से पहले वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका फिर से ट्रम्प का टैरिफ कुछ आएगा। तो उनका ऑलरेडी इंडिया ने उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत सारे मतलब 0 to 0 टैरिफ के लिए अनाउंसमेंट कर दे कि भाई हम बहुत जिस चीज पे जिस सेक्टर पे 0 टैरिफ लगाएंगे आप भी उस पर 0 लगाओ। तो ऑलमोस्ट 70 से 80% के आसपास इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है 0 टैरिफ के लिए। तो देखो उस पर आप ट्रम्प क्या डिसीजन लेते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। निफ्टी के साथ साथ अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर मैं आपको स्मॉल कैप देखूं तो स्मॉल कैप का अभी तक जो ट्रेंड था, अगर आपको मैं यहाँ पे ट्रेंड देखें तो ये क्या डाउन ट्रेंड था, ये देख रहे हो आप, लगातार निफ्टी डाउन ट्रेंड में था। सॉरी, स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप डाउन ट्रेंड था, तो हमारा जो पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में क्या रहता है ज्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप। अगर स्मॉल कैप मिड कैप डाउन ट्रेंड में है तो आप मान के चलो कि हमारा पोर्टफोलियो कोई रिटर्न नहीं देने वाला है, ये आप मान के चलना। लेकिन जब अगर ये ट्रेंड चेंज होता, और ट्रेंड एक दिन में चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप देखो
ये कंसोलिडेशन में गया, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला था। मैंने उस दिन बोला कि अभी ये डिमांड जोन के पास है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छा खासा फॉल दिखेगा, अदरवाइज ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो आपको अच्छा खासा मूव आते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में जो प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं केवल टेक्निकल पे नहीं जाता, टेक्निकल के साथ साथ हम फंडामेंटल पे भी ध्यान देते हैं कि मार्केट का केवल टेक्निकल पे जाओगे तो रोज एसएल लगेंगे आपको, ये और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, और ऐसे मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो अब इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए दिख रहा है, और साथ में हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट कल, तो वैसे ऑलरेडी मार्केट खुश रहेगा, आप मान के चलो सीज फायर हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे ये कल एक बार गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो मूव दिखेगा, इसके बाद ये यहाँ से अप ट्रेंड में एक ये हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लोस, देन न्यू हाई एक, फिर उसके बाद ये आपको स्मॉल कैप भी ऐसा मूव करते हुए आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको स्मॉल कैप पे भी नजरें बना के चलनी है। अगर ये यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता है तो हमारे आपका जो भी स्टॉक्स है वहां पे जो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में वो भी अच्छी तरीके से मूव करते हुए दिख सकते हैं। इसका साथ साथ मिड कैप देखोगे तो मिड कैप का भी चार्ट सेम ही लग रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है। अगर इसमें भी ट्रेंड एक बार चेंज हो गया तो आपको मान के चलो कि हमारा जो स्मॉल कैप मिड कैप है उसमें अच्छी खासी रैली आते हुए दिखेगी। निफ्टी का भी मैंने आपको ट्रेंड बता दिया कि 24,800 के ऊपर जाते ही निफ्टी बहुत तेजी से शार्प मूव करते हुए दिखेगा। लेकिन इस एक जो स्टिक स्टॉप लॉस रखना है, अगर आपने स्विंग के लिए पोर्टफोलियो बनाया 5 लाख 7 लाख 10 लाख का, तो अगर 23,800 के नीचे जाता है तो आप अपना ऐसे एक बार ले सकते हो। लेकिन अगर 23,800 को ऊपर सस्टेन करता है और 24,800 को ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो आप मान के चलो क्लियर बुल ट्रेंड हमें आने वाले महीने में मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब ये स्मॉल कैप मिड कैप का मैंने आपको चार्ट दिखाया कि अप ट्रेंड में हो सकता है। अगर आपको मार्केट में अगर आपको ये करना है कि आपके पास ज्यादा कैपिटल है, सपोज आपके पास 50 लाख 1 करोड़ या कुछ थोड़ा कम है, सपोज 30 लाख 40 लाख के आसपास, तो मार्केट में क्या होता है कि आप स्विंग कर रहे हो, स्विंग से अगर आपको करना है तो स्विंग आप मान के चलो कितने 15 लाख 20 लाख का करोगे, ठीक है। 15-20 लाख का स्विंग करने के लिए भी आपको मार्केट में पूरा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो कुछ पैसे को आप अपने म्यूचुअल फंड में लगाओ, और म्यूचुअल फंड में भी आपको कैसे चूज करना है, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। अगर फ्लेक्सी कैप क्या होता है बेसिकली मार्केट में, जो फ्लेक्सी कैप होता है वो फ्लेक्सी कैप मतलब वो ये आपके स्टॉक पे ध्यान नहीं देता कौन सा कैप का है, चाहे वो लार्ज हो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। फ्लेक्सी कैप क्या, जो मार्केट में जो ट्रेंड में जो ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है वहां भी वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप को चूज करो म्यूचुअल फंड में, और अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में भी डाल के रखो। सपोज आपका 30 लाख का पोर्टफोलियो तो 5 से 7 लाख म्यूचुअल फंड में भी डाल के रखो, क्योंकि वहां से भी आपका पैसा मल्टीप्लायर होता रहेगा। अब अगर आपको वहां पे ध्यान देना है, अगर मैं आपको देखूं तो अभी मैं आपको दिखाऊं ये कॉन्ट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि अगर आप जैसे कोई मल्टीबैगर आपको फाइंड आउट करना है तो मल्टीबैगर केवल स्टॉक नहीं होते, म्यूचुअल फंड भी मल्टीबैगर बनते हैं ना भाई, तभी तो जो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट होता है। तो आप अगर अपने से नहीं अगर कर सकते तो आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड चूज करने पड़ेंगे जिनका एनएवी सस्ता हो। अब एनएवी जो होता है नेट एसेट्स वैल्यू, लेकिन एनएवी को ये एनएवी सस्ता एनएवी केवल ये पहचान नहीं कि आगे चल के मल्टी बैगर बन जाएगा, उसके एसेट्स की वैल्यू होनी चाहिए, एसेट्स कौन मैनेज कर रहा है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा फंड हाउस है जो मार्केट में जो नामी है, जो काफी टाइम से काम कर रहा है, जिसपे लोगों का भरोसा है, और अगर उसका कोई नया म्यूचुअल फंड आता है जो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको वहां भी नजरें बना के रखना है, वो आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर सपोज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉन्ट स्मॉल का, अगर इसकी ग्रोथ देखोगे, पहले तो ये धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आप देखें तो 2021 से कॉन्ट का स्मॉल कैप फंड 35 रुपए का आसपास था, और 35 से स्टॉक का ये कहाँ चला गया, 274 का एनएवी चला गया। तो आपको केवल स्टॉक में नहीं, म्यूचुअल फंड में भी कुछ इन्वेस्ट करके रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक गिरेंगे तो शार्प गिरेंगे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है जो मैनेज कर रहा है वो इसको अच्छे से मैनेज करेगा। तो आपको एक सस्ते एनएवी वाला देखो, और जो फंड अच्छे से, अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो अभी अगर हम देखें तो अभी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड हमने 4-5 रखे हैं, उसमें आपको देखो जैसे अगर मैं मान लो मोतीलाल, मोतीलाल का फंड हाउस काफी फेमस है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप एक ऐसा चूज करते हैं जहां पे ग्रोथ भी बने, मिड कैप लार्ज कैप फंड। अब इसका देखो अगर मैं देखूं तो इसका एनएवी कितना है, 31 रुपीज का। 31 रुपीज का एनएवी है तो ये लिस्ट कब हुआ, कब लॉन्च हुआ है, 2020 में। अगर 2020 में ये लॉन्च हुआ, इसकी जो आपका देखे तो एसेट्स वैल्यू क्या है, मतलब कितना एसेट्स मैनेज करता है, तो अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास का मैनेज करते हैं। तो अगर इनका आगे चल के ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इनका एनएवी कितना है 31 का। अगर आप मान के चलो
इसका नेवी आने वाले 5 सालों में, अब इनके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ेगी भाई कंपनी, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब लार्ज कैप अगर मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और केवल अगर आप मिड कैप में करते हैं तो मिड कैप थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि मिड कैप में बहुत सारी कंपनियां अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्या ग्रोथ प्रॉब्लम, अगर कभी भी हमारे देश पे कुछ प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का कुछ प्रॉब्लम, तो मिड कैप कंपनियां थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम फेस करती है, स्ट्रगल करती है। लेकिन लार्ज कैप कंपनियां क्या, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप में वही जाती हैं जो ए1 की कंपनीज, लाइक आपका रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, या टीसीएस हो गया, या एचडीएफसी बैंक हो गया, तो लार्ज कैप में है। तो लार्ज कैप वाली कंपनियां क्या खराब माहौल में भी सर्वाइव कर जाती, इसलिए ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करता है। इसलिए आपको, ये अभी रिसेंटली लॉन्चिंग है, तो आप इस पे भी थोड़ा नजर बना के रख सकते हो। इसका एनएवी कम है, अगर मान लो आपको जैसे स्टॉक 20-30 रुपए का लेते हो 5-10 साल के लेके, ये सर मल्टीपैकर बनेगा क्या, 200-400-500 जाएगा क्या, तो वैसे आप कुछ म्यूचुअल फंड भी देखो सस्ते एनएवी वाला, और जिसका फंड जो अच्छे से मैनेज कर रहा हो, जो एक बार पॉपुलर हो, वहां पे भी आप नजरें बना के रखो। क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड रिटर्न दे चुका है, वो आने वाले टाइम में रिटर्न कम देगा, वो केवल अपनी ग्रोथ को बना के रखेगा 15-16%। लेकिन जो रिसेंटली लिस्टेड होते हैं, कम टाइम में कम एनएवी आता है, अगर वो उन्होंने से ग्रोथ कर गया, तो वो आपको एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न बना के दे के जा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, मैंने आपको एक नॉर्मल सा एनालिसिस दिया, बाकी अगर आपको सीखना है तो फिर आपको हमारे क्लास में आना पड़ेगा। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे तो आपको म्यूचुअल फंड बता दिया, लेकिन मेरा ये, मैंने केवल एग्जांपल दिया है कि आपको, मैंने ये नहीं बोला कि ये बाय और सेल रिकमेंडेशन है कि आप बाय कर लो या सेल कर लो, ये कुछ नहीं। ये केवल मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया। साथ ही साथ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे मार्केट में मैं आपको भी एक लिस्ट ट्विटर पे डालूंगा, उसमें आपको जो इस क्वार्टर में जिन्होंने ऑल टाइम हाई रिजल्ट दिया, 20 से 25 स्टॉक है मैंने निकाले हैं, तो आपको अगर वो स्टॉक आपको मूविंग एवरेज के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, या आप उस पर अपने वॉच लिस्ट में रखो, जब भी उसमें कोई ब्रेकआउट होता है तो आप ये मान के चलो उसमें आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो आपको उसको नजरे बना के रख सकते हो, और आपको आप अपने से फाइंड आउट करो कि अभी तक इस क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में किन किन कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए। अगर उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए तो आप उसको लिस्ट में रखो, और कभी भी आपको उसमें ब्रेकआउट मिलता है या मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, तो वहां आपको अच्छा खासा रिटर्न आते हुए दिख सकता है। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है गाइस। तो आप एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे की वीडियो के लिए मैं आपको फिर, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो हो वो आपको पहले मिले। ओके, थैंक यू।